हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल, A to Z क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बेटा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस साल सन 2020 में पहली बार बच्चों ने पेपर फेस किया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और बच्चों ने बताया सर जो आपने पढ़ाया था सिर्फ वही आया है। क्योंकि बेटा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ हमें उतना पढ़ना है जितना एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाना हमें। आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है बेटा। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, इस चैप्टर में अपने देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, तब क्या स्थिति थी इंडिया की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर कॉलोनियल रूल के बारे में। व्हाट इज कॉलोनियल रूल? बहुत सिंपल है बेटा, कॉलोनियल रूल बहुत सिंपल है। देखिए, इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन। सिस्टम बेटा, सबसे पहली चीज, इट इज अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच सिस्टम है एक, और जिसमें कहा गया सिस्टम अंडर विच वन इज द रूलर। देखिए, दो कंट्रीज के बारे में बात होगी, एक शासन करेगी जिसे रूलर कहा जाएगा। ठीक है, हमारे इस केस में ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन है रूलिंग कंट्री, एंड अनदर बीइंग अ कॉलोनी, और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी कहलाएगी जो उस पे अधीन है। ठीक, और यहां पर जो शासक है ना बेटा, वही डिसाइड करेगा कि मेरे अधीन जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी। दो कंट्रीज, एक शासन करेगा और दूसरा अधीन होगा उसके ऊपर जो उस पर शासन कर रहा है, और जो शासन करता है वही डिसाइड करता है कि पॉलिसी क्या होंगी। जैसे कि इंडिया के अंदर अभी, अगर हम अभी बात करें तो केंद्र सरकार का शासन है और इकोनॉमिक पॉलिसीज वही डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ड स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, जो बहुत धीमी गति से चल रहा है, बिल्कुल रुके बराबर है। तो इट रेफर्स टू द इकोनॉमी। ये एक इकोनॉमी है विच हैज स्टक, या तो रुक गई, विच हैज स्टक, और इज वेरी स्लो, या तो रुक गई या बहुत धीरी गति से आगे बढ़ रही है डेवलपमेंट की तरफ। अभी अपने ने देखी दो बातें बेटा, कॉलोनियल रूल जहां पर दो कंट्रीज की बात करी, दो में से एक कंट्री शासन कर रही है, दूसरे के ऊपर कर रही है। जिसके ऊपर कर रही है वो अधीन है किसके? जो शासन कर रहा है, और जो शासन करता है वही सारे कायदे कानून नियम बनाता है। और इंडिया कॉलोनियल रूल के टाइम पर थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जो रुकी हुई है, जो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है बेटा, हमने सुना है कि सर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। तो बेटा, उस फिगर को ठीक कर लो, वो 200 साल नहीं है। जो कॉलोनियल रूल था वो 1757 से 1947 तक का था। ठीक है, लगभग 200 साल कह देते हैं लोग, ये 190 ईयर्स होते हैं। 1757 से 1947 वाज द कॉलोनियल रूल। ठीक है बेटे, अब हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कैसी थी कॉलोनियल रूल से पहले। बिफोर कॉलोनियल रूल व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो बेटा, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की कॉलोनियल रूल से पहले की, तो देखिए ये 5 पॉइंट अपने ने लिखे हैं, और ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग।
लोग खेती किया करते थे, लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। किस चीज के लिए? अपने जीवन व्यापन के लिए और अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। कुछ भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, और चाहे उससे अपना जीवन व्यापन ही क्यों ना हो रहा हो, खाली सब चीजों के लिए हम डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर। लगभग अबाउट 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। और हम एग्रीकल्चर केवल उन चीजों का करते थे, वही क्रॉप्स हम ग्रो किया करते थे जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज होती थी या फिर विलेज आर्टिशियंस के लिए। समझेंगे पॉइंट को? सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए। मैंने गेहूं उगाए और खुद खा लिए, अपने परिवार को खिला दिए। मैंने चावल उगाए, हमने खुद खा लिए, अपने परिवार को खिला दिए। या फिर जिनसे मैं अपने गांव में या दूसरे गांव में मदद लिया करता था, कोई और प्रोडक्ट लिया करता था, उनको दे दिया करता था। अपनी ग्रोथ, अपनी ग्रो जो मैंने खुद ग्रो किया था अपने फार्म में, वो मैं विलेज के कुछ ऐसे लोगों को दे दिया करता था जिनसे मैं मदद लिया करता था। चाहे वो कोई बर्तन बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई चद्दर बनाने वाला व्यक्ति हो, बेडशीट, चाहे वो वुलन क्लोथ्स बनाने वाला व्यक्ति हो, मैं उनको देकर उनसे, मतलब उनको क्या दिया मैंने अपनी वो क्रॉप दी जो मैंने ग्रो करी थी। और मेरा कंजप्शन पूरा होने के बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बच गया था, मैंने वो क्रॉप उन व्यक्ति को दे दी और उनसे उनका ग्रो किया हुआ या उन्होंने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो ले लिया करता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बेटा क्या है इन दो पॉइंटों में? पहले दो पॉइंटों में एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स, हम केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे अपनी इकोनॉमी में। किन चीजों के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपनी लिविंग के लिए। और क्रॉप्स जो हम ग्रो किया करते थे वो क्यों ग्रो किया करते थे? ताकि हमारा सेल्फ कंजप्शन हो जाए और हमारे को अगर किसी दूसरे व्यक्ति से कोई छोटी मोटी मदद लेनी है या कोई और प्रोडक्ट लेना है या उनका बनाया हुआ कोई सामान लेना है या कोई और क्रॉप लेनी है तो हमें वो मिल सके, हम इसलिए भी ग्रो किया करते थे। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस थी बेटा। सब लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट के लिए तो दीवाने थे, पागल थे बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट क्या बेटा? जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं। बेटे अगर आप कभी कश्मीर गए होंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ और कश्मीर घूमो, और बेटा जब आप कश्मीर में घूमेंगे, जम्मू में भी घूमेंगे आप अगर, तो वहां पर आपको कुछ गाइड्स मिल जाएंगे जो आपसे को कुछ अलग अलग दुकानों पे ले जाएंगे और वो वहां पर आपको कहेंगे कि आप ना वुलन आर्टिकल्स देखिए। तो वहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा बुलबुल का बच्चा। बेटा मैं बर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक वुलन आर्टिकल का नाम है। मतलब जो भी वहां का वुलन बनता है बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का, उसे कहा जाता है बुलबुल का बच्चा। उसकी क्या खासियत होती है बेटा? वो पूरा, अगर ब्लैंकेट की हम बात करें, वो पूरा एक ब्लैंकेट एक छोटी सी रिंग में से निकाल देते हैं ऐसे पार करा के। ये है क्वालिटी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की। ये सब चीजें इंडिया में ही हाथ से बनाई जाती थी बेटा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था बेटा। शोपीस, आप अगर अपनी, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपने देखा होगा बेटा अलग अलग कोर्ट्स की, राजा महाराजाओं के दरबार की फोटोग्राफ्स हुआ करते थे, पिक्चर्स हुआ करते थे आपकी बुक्स में, और उनमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और आर्टिकल्स हुआ करते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम 95% वो पेंटिंग्स और वो हैंडीक्राफ्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था। सभी देशों के राजा इंडिया से हैंडीक्राफ्ट्स मंगाया करते थे अपने कोर्ट्स को डेकोरेट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था
सबसे ज्यादा एशिया और यूरोप के साथ हुआ करता था। ब्रिटेन के साथ तो ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंक्रीज हुआ था। उससे पहले सबसे ज्यादा जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था वो एशिया एंड यूरोप के साथ था। लास्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। हम लोग बेटा कॉलोनियल रूल के आने से पहले कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। हमें डेवलपमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए हम दूसरे देशों के पास नहीं जाया करते थे, हम सेल्फ रिलायंट थे। अभी आजकल देखिए, अभी पीछे पेंडेमिक आया था, अभी चल रहा है कोविड-19 का पेंडेमिक, और पीछे मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट कंट्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश ग्रो करे तो आप इंटरनेशनल चीजें खरीदना बंद करें, इंपोर्टेड आर्टिकल्स को खरीदना बंद करें और आप उन आर्टिकल्स को खरीदें जो मेड इन इंडिया हैं। ताकि क्या होगा बेटा, देखिए जब हम मेड इन इंडिया आर्टिकल्स को खरीदेंगे तो बेटा उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली फायदा बेटा आपको और फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। तो इंडिया तब भी सेल्फ रिलायंट था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ब्रिटिशर्स ने उसको डिपेंडेंट किया था अपने ऊपर, और प्रॉस्परस इकोनॉमी था। प्रॉस्परस मतलब जिसके पास कोई कमी नहीं थी बेटा, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। इंडिया वॉज वेरी रिच in terms of raw material, in terms of precious stones, in terms of metals. India was very rich. लेकिन सब कैसा कब था, बिफोर कॉलोनियल रूल। ये सारी बातें, ये पांचों बातें जो हमने करी ये कॉलोनियल रूल से पहले की हैं। आइए क्विक रिवीजन पूरे इस बोर्ड का एक लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कॉलोनियल रूल जो कि 1757 से 1947 यानी कि 190 साल तक रहा। इसमें दो कंट्रीज की बात होती है कॉलोनियल रूल में। एक वो कंट्री जो रूलर होता है, जो शासक होता है, जो शासन करता है, और दूसरी कॉलोनी होती है बेटा जिसके ऊपर शासक अपना शासन करता है। और जो शासक यानी कि रूलर होता है वो ही उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसाइड करता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी देखा हमने। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो या तो बिल्कुल रुक चुकी है या बहुत धीमी गति से ग्रो कर रही है। ये पांच बातें हैं बेटा कॉलोनियल रूल से पहले की। वी वर कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग ऑन एग्रीकल्चर। हम केवल उन चीजों को, उन क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे जो हमें हमारे कंजप्शन के लिए चाहिए थी या हमें किसी और से मदद लेने के लिए चाहिए होती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज वेरी फेमस ऑफ इंडिया। यूरोप और एशिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे और हम इंडिपेंडेंट थे। वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। सेल्फ रिलायंट थे, खुद बनाते थे, खुद इस्तेमाल करते थे, और हम प्रॉस्परस भी थे। हम पे बहुत पैसा था, बहुत रॉ मटेरियल था। तो ये बात हुई बेटा फर्स्ट टॉपिक की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिक की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमने ये उसका बेसिक्स देखा है। अब बेटे हम बहुत जल्द मिलेंगे सेकंड लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे की बात कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।